हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स टाइम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको दिया था प्रोफेसर विलियम आर्थर लुईस ने इन 1954, और ये पब्लिश हुआ था किस बुक में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, इसको ड्यूल सेक्टर मॉडल भी बोलते हैं। लुईस मॉडल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को ड्यूल सेक्टर मॉडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लुईस ने क्या किया था कि जो एक अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी है उसको दो सेक्टर के अंदर डिवाइड किया कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो एक विकसित अर्थव्यवस्था होती है वो मेनली दो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होती है। पहला होता है कैपिटलिस्ट सेक्टर, पूंजीवादी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जो साइज में स्मॉल होता है, मॉडर्न होता है और जिसको बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल को यूज़ करता है, प्लांट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, अब कैपिटल को वो एज ना इनपुट यूज़ करता है, जिसमें वेज रेट है वो हायर होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी हायर होती है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी, जहाँ लेबर्स की डिमांड ज़्यादा होती है और जहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी पूंजी प्रधान होता है। ठीक है, जिसमें कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है एज प्रोपोर्शनली एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर। ठीक है, तो पहला सेक्टर कैपिटलिस्ट सेक्टर। सेकेंड सेक्टर जो लुईस ने दिया दैट वाज सब्सिस्टेंस सेक्टर, जिसको निर्वाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो लार्ज होता है, साइज में लार्ज होता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन अब्जॉर्ब होती है, ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे यूज होते हैं। बेसिकली दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर भी बोलते हैं, जहाँ पे रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल का यूज नहीं होता, वेज रेट लोअर होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी वो भी लो होती है, लेबर की अबंडेंस होती है, यानी जिस मॉडल को हम कहते हैं, इन बुक का नाम था इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर है कि सप्लाई वो अनलिमिटेड होती, अबंडेंस यानी पूरी मात्रा में लेबर अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होते हैं। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है? लेबर इंटेंसिव होता है। तो ऐसे लुईस दो सेक्टर में डिवाइड करता है इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट सेक्टर और सब्सिस्टेंस सेक्टर। आगे देखिए अजम्पशंस ऑफ द मॉडल। फर्स्ट अजम्पशन इज सप्लाई ऑफ लेबर इज अनलिमिटेड, और लेबर भी कौन सा? अनस्किल्ड लेबर ना, जिसके पास स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, तो उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, यानी सप्लाई अनलिमिटेड होने की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो जीरो है, और इन सम केसेस वो नेगेटिव भी हो सकती है। जो मोस्टली सेक्टर इकोनॉमी के वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की, दैट इज जीरो, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आपने सुना होगा, अदृश्य बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। यानी अगर हम कुछ लेबर को वहां से विड्रॉ भी कर ले तो मार्जिनल प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन यानी उन जो लेबर हमने विड्रॉ किया उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी? जीरो थी, यानी वो टोटल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, उनके विड्रॉ करने से टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो सप्लाई है लेबर की, जो अनस्किल्ड लेबर उसकी सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लेबर की, वो क्या है? जीरो है। इकोनॉमी दो सेक्टर के अंदर डिवाइडेड है, कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड सब्सिस्टेंस सेक्टर। रियल वेज इन कैपिटलिस्ट सेक्टर, जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसके अंदर जो वेज रेट है दैट डिपेंड्स ऑन एवरेज इनकम इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर। जो निर्वाह क्षेत्र है उसके अंदर जो एवरेज इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करती है रियल वेज इन कैपिटलिस्ट सेक्टर। यूजुअली जो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर जो वेज रेट होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू जो एवरेज इनकम जो वेज रेट होती है इन सब्सिस्टेंस सेक्टर। कैसे होती है? एस यूजुअली क्या होता है, जो भी कैपिटलिस्ट सेक्टर है उसके अंदर, यानी बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो हमारा अर्बन एरिया के अंदर होता है, तो वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो हाई होती है, जिसकी वजह से वहाँ वेज रेट भी हाई ऑब्वियसली हाई होगी। सेकेंड चीज़ इज अगर लेबर मूव करना पड़े, अगर सब्सिडी सेक्टर से अगर हम कैपिटलिस्ट सेक्टर की तरफ लेबर मूव करेंगे तो बेसिकली वी हैव टू ऑफर दैम हाई वेजेस, है ना, तभी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट है वो वहन सहन करेंगे तो उसके लिए उनको कंपनसेट करना होगा, वेजेस उनको हाई देनी पड़ेगी। और लुईस कहता है कि ये जो डिफरेंस होता है यूजुअली 30% होता है, कि जो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर जो वेज रेट होती है दैट इज यूजुअली 30% हायर देन इन वेज रेट इन सब्सिस्टेंस सेक्टर, राइट। नेक्स्ट इज देयर आर लिमिट्स टू डेवलपमेंट। दो जो फैक्टर्स हैं जो ऑब्स्टेकल का काम करते हैं डेवलपमेंट के सामने। फर्स्ट इज कैपिटल, सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज, नेक्स्ट इज सेविंग इज डन बाय दोज
हु गेन इनकम फ्रॉम रेंट एंड प्रॉफिट। जिन लोगों को इनकम, वही पर्सन जिनको प्रॉफिट और रेंट से इनकम होती है, उन्हीं के द्वारा सेविंग की जाती है, ठीक है। और ये यूजुअली कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर पाए जाते हैं वो पर्सन्स, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। Capital goods can be produced with labor alone. Banking sectors creates credit and presence of government in the economy. बैंकिंग सेक्टर का भी लुइस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में, जो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, जो कैपिटल अवेलेबल कराते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर को, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर क्रिएट्स क्रेडिट एंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमी के अंदर होता है और दैट इज मतलब जरूरी भी है वहाँ पे। देखिए थ्योरी की बात करते हैं। लुइस क्या कहते हैं कि दोनों सेक्टर के बीच में एक फंडामेंटल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। कौन से? कैपिटलिस्ट सेक्टर के बीच में और सब्सिस्टेंस सेक्टर के बीच में। क्या कि जब कैपिटलिस्ट सेक्टर एक्सपेंड होता है, जब ग्रो करता है, ठीक है, तो इट ड्रॉज लेबर फ्रॉम द सब्सिस्टेंस सेक्टर। वो निर्वाह क्षेत्र से लेबर को ड्रॉ करता है। उससे क्या होगा? जो भी लेबर मूव करेगा सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर की तरफ, उनका जो आउटपुट पर हेड है, आउटपुट पर हेड ऑफ लेबर, उनका जो आउटपुट पर हेड है वो इंक्रीज होगा। बेसिकली लुइस अज्यूम करके चलते हैं कि जो सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड लेबर है टू द कैपिटलिस्ट सेक्टर वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो बेसिकली जो वेजेस offered by the capitalist sector will have to be somewhat higher than the subsistence sector। क्यों? क्योंकि जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर होगी लेबर की, उसको कंपनसेट करने के लिए उसको हायर वेजेस ऑफर करनी पड़ेगी अगर उसको लेबर सब्सिस्टेंस सेक्टर से ड्रॉ करना है तो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि यूजुअली जो गैप होता है वो क्या होता है? 30% या उससे ज़्यादा होता है जो कैपिटलिस्ट वेजेस होती हैं और जो सब्सिस्टेंस अर्निंग होती है उनके बीच में। और जो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है सब्सिस्टेंस और कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर, जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है उसके अंदर जो वेज पे की जाती है, वेज रेट दी जाती है, जो भी लेबर है उसको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर पे किया जाता है। और सब्सिस्टेंस सेक्टर में ऐसा नहीं होता, उसमें वेजेस एज कम्पेयर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम पे की जाती है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम के जरिए हमारा लुइस मॉडल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो OS है दैट इज सब्सिस्टेंस अर्निंग, OW है दैट इज रियल वेज रेट इन कैपिटलिस्ट सेक्टर, WK दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर टू द कैपिटलिस्ट सेक्टर, ठीक है। N1, P1, N2, P2, N3, P3 दे रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या यू कह सकते हैं आप डिमांड फॉर लेबर। बेसिकली जब वर्कर्स की डिमांड उस पॉइंट तक की जाती है, जब आपने थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ी होगी, तो कि वर्कर्स जो लेबर की डिमांड उस पॉइंट तक की जाएगी जहाँ पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और जहाँ उसकी वेज रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या जरूरी है कि लेबर विल बी एम्प्लॉयड अप टू द पॉइंट वेयर द करंट वेज OW, करंट वेज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इस पॉइंट तक, जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट तक लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उस पॉइंट तक वर्कर्स को हायर किया जाएगा। और यहाँ पे जो वर्कर हायर किए जाएंगे दैट इज OM1, राइट। OW वेजेस के ऊपर OM1 लेबर हायर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा? ON1, P1, M1, ये टोटल प्रोडक्शन होगा इतने लेबर के ऊपर, जिसमें से शेयर ऑफ वेजेस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ये वाला पोर्शन है वो शेयर ऑफ वेजेस होगा OW, P1, M1, ये होगा शेयर ऑफ वेज। और ये जो N1, P1 और W, ये वाला होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। इस शेयर को, इस पोर्शन को लुइस ने नाम दिया है कैपिटलिस्ट सरप्लस का, पूंजीवादी आधिक्य का। अब लुइस क्या कहते हैं? द की टू ग्रोथ प्रोसेस इज द यूज ऑफ दिस कैपिटलिस्ट सरप्लस, ठीक है। इस कैपिटलिस्ट सरप्लस को यूज करो, वही मेन रोल प्ले करेगा इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ पार्ट ऑफ दिस सरप्लस इज री इन्वेस्टेड, उसको री इन्वेस्ट किया जाए इन क्रिएटिंग न्यू कैपिटल, नया कैपिटल क्रिएशन होगा, जिससे जो अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके हो जाएगी N2, P2, ठीक है। इसको अगर आप दोबारा से उसको री इन्वेस्ट किया जाता है अगर कैपिटलिस्ट के द्वारा,
तो N2P2 इस केस में टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, शेयर ऑफ वेजेस है वो इंक्रीज होंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी, ये वाला पोर्शन अब सारा प्रॉफिट में आ जाएगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। उस दोबारा से उस सरप्लस को फिर से रीइन्वेस्ट करो जिससे फिर से टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा और टोटल जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फिर से इंक्रीज होगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एज लॉन्ग एज देयर इज सरप्लस लेबर। जब तक हमारे पास जो सब्सिडेंट सेक्टर है उसके अंदर जो लेबर है वो सरप्लस है, तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हम लेबर की डिमांड बढ़ाते जाएंगे, हायर करते जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ग्रोथ प्रोसेस। लुइस कहते हैं कि सेविंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मेन जो रोल होता है ग्रोथ प्रोसेस के अंदर वो सेविंग्स का होता है। बेसिकली अगर जो कैपिटलिस्ट हैं अगर वो अपनी प्रॉफिट्स का अगर वो लार्जर पोर्शन अगर वो रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ना तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो देयरफॉर अनलेस सेविंग इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो लुइस ने दी है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड, वो प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की है जिसमें एक कम्युनिटी जो पहले सेव अपनी इनकम का टोटल 4 और 5% सेव कर रही थी या इन्वेस्ट कर रही थी या इससे कम, वो अब एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है जो अब लगभग 12 से 15% या इससे ज़्यादा अपनी नेशनल इनकम का पोर्शन अब वो सेव करती है, इन्वेस्ट करती है। सो बेसिकली जो ऑल सेविंग इज डन बाय द पीपल हु रिसीव्स प्रॉफिट और रेंट से। हमने अजम्पशन में भी अज्यूम किया था कि जो लोग प्रॉफिट से जिनको इनकम होती है, रेंट से जिनकम होती है, वही पर्सन सेविंग करते हैं, राइट। And the central fact of economic development is that distribution of income is altered in favor of the saving class. That is unequal distribution of income. बेसिकली कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सेविंग क्लास के फेवर में ही होना चाहिए। जो लोग सेविंग करते हैं उनके लिए ही फेवर में होना चाहिए। A significant point made by Lewis is that regarding the inequality of income between capitalist and the rest, कि mere inequality of income is not enough to ensure a high level of saving। कि हम सोचेंगे कि unequal distribution of income होगा तो वो काफ़ी होगा सेविंग्स का लेवल को प्रमोट करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। लुइस कहते हैं कि अगर हम 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके चलें जिसमें एक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ज़्यादा अनइक्वल है, एक के अंदर अगर 2 कंट्री के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कम है, एक में ज़्यादा है, तो बेसिकली जिस इकोनॉमी के अंदर जो मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे सेविंग्स भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर प्रॉफिट्स आर हायर रिलेटिवली टू रेंट्स। अगर प्रॉफिट से मिलने वाली इनकम कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू रेंट से मिलने वाली इनकम से ज़्यादा है तो सेविंग वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ज़रूरी नहीं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली इनफ टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं लुइस बैंक क्रेडिट की। जो बैंक का रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ही एडमिट्स कि क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ नेट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, स्पेशली बैंक क्रेडिट, ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, जिनके पास आइडल रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास सरप्लस लेबर सप्लाई होती है। तो इस केस के अंदर कैपिटल कैन बी क्रिएटेड बाय लेबर विदाउट विदड्रॉइंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर यूजेस, ठीक है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन मेक्स इट क्लियर दैट कि जो मेन प्रॉब्लम होती है लेबर सरप्लस इकोनॉमी के अंदर वो होती है जो एम्प्लॉइंग लेबर, जो लेबर है उसको एम्प्लॉय करने के लिए कंडीशन क्रिएट करने की। एंड दिस कैन बी डन इफ एक्स्ट्रा मनी इज क्रिएटेड टू फाइनेंस दैट एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट। और ये काम कौन करेगा? बैंक करेगा, एक्स्ट्रा मनी क्रिएट करने का, उस एम्प्लॉयमेंट को, उन लेबर को फाइनेंस करने का। एंड जिससे क्या होगा, जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, दैट विल राइज इन द सेम वे एज वुड कैपिटल फाइनेंस्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। जो काम कैपिटल सरप्लस करती है वही सेम काम कौन करेगा? बैंक क्रेडिट करेगा। बैंक का जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का वही करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं कि जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, जब एक्स्ट्रा मनी पंप आउट कर दी जाएगी इकोनॉमी के अंदर, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो सकता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है दैट कैन बिकम्स मोर अनइक्वल। बट लुइस आर्ग्यू कहते हैं कि जो ये इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है वो मतलब विल नॉट गो फॉर एवर है एंड विल कम टू एंड। कि जब वॉलंटरी सेविंग्स होती हैं, अगर वॉलंटरी सेविंग इंक्रीज टू अ लेवल विद दे बिकम्स इक्वल टू जो इन्फ्लेटेड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके बराबर हो जाता है तो उस केस में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी में। जो बेस्ट थिंग है दैट कैन हैपन इज
कि जो सरप्लस मनी है उनको उन लोगों की पॉकेट के अंदर डाला जाए जो री इन्वेस्ट करे, जो अपनी जो उसको प्रोडक्टिवली री इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा, एज लॉन्ग एज जो कैपिटल सरप्लस है वो इंक्रीज होगी, जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम वो भी इंक्रीज होगा, ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, मोर एंड मोर सरप्लस लेबर इज यूज्ड अंटिल देयर इज नो लॉन्गर सरप्लस लेबर। तब तक डिमांड लेबर की बढ़ती जाएगी जब तक हमारे पास सरप्लस लेबर अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जो कैपिटल फॉर्मेशन है दैट कैचेज अप विद द लेबर सप्लाई, तो बेसिकली वेजेस बिगिन टू राइज अबोव द सब्सिस्टेंस लेवल। जब वेज बढ़ना शुरू होगा, वेज रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो जो कैपिटल सरप्लस है, जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कैपिटल सरप्लस है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब कैपिटल सरप्लस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक लेवल ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं वो कंज्यूम कर लिए जाए, उनको री इन्वेस्ट ना किया जाए, और जब नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो दैट इज क्या होगा, वो एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। दिस सिचुएशन विल लीड टू द एंड ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, राइट। काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं जो कैपिटल सरप्लस है उसके कम होने की। अगर कैपिटल अक्यूमुलेशन है वो अगर फास्टर अगर इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमारे पास जो सब्सिडी सेक्टर है उसमें सरप्लस लेबर है वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वेज रेट इंक्रीज हो जाएगी, और जो कैपिटल सरप्लस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर कैपिटल सेक्टर है उसका साइज अगर इंक्रीज होता है एज कम्पेयर फास्टर इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ सब्सिस्टेंस सेक्टर, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैपिटल सेक्टर के अगेंस्ट में चली जाएंगी। तो उस केस में जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की वेज अर्निंग है वो इंक्रीज होगी, तो उस केस में जो कैपिटल सरप्लस है वो भी कंपैरेटिवली वो कम होता जाएगा। सब्सिस्टेंस सेक्टर अगर न्यू मेथड्स अडोप्ट करने लग जाए, हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि सेक्टर क्या है, ट्रेडिशनल है, जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजिकल या कुछ एडवांसमेंट होती है, नए मेथड्स या नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर अडोप्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लेबर की वो इंक्रीज होगी एज कम, तो उसके एज लॉन्ग एज अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो सब्सिस्टेंस अर्निंग है वो इंक्रीज होगी, कैपिटल सेक्टर के अंदर वेज रेट इंक्रीज होगी, और कैपिटल सरप्लस है वो फॉल होगा, वो कम हो जाएगा। तो कैपिटल सरप्लस कम होने की वजह से क्या होगा, जो बेसिकली नया इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो जो ग्रोथ प्रोसेस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो हम बात कर रहे थे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अगर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगर सरप्लस लेबर अवेलेबल है तो कैपिटलिस्ट इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं बाई टेकिंग रिजोर्ट टू दो सिचुएशंस उनके साथ है, दो मेथड उनके पास है, या तो वो इमिग्रेशन को इनकरेज करें या अपनी कैपिटल को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करें जहाँ पे स्किल जो अभी स्टिल जहाँ पे लेबर अभी अबंडेंट में है, अबंडेंट सप्लाई में अवेलेबल है सब्सिस्टेंस लेवल के अंदर। सेकेंड मेथड है वो थोड़ा ज़्यादा ईजियर है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस है बेसिकली वो दूसरी जो फर्स्ट मेथड है उसको अपोज करती है, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है जो उसको अपोज करती है। तो ये वाला ऑप्शन अगर क्लोज्ड इकोनॉमी ना हो, ओपन इकोनॉमी हो, तो ये सेकंड वाला जो मेथड कह रहे हैं कि वो अपनी कैपिटल को एक्सपोर्ट कर सकता है उसे दूसरी कंट्री में जहाँ पे भी वेज रेट कम है, जहाँ पे लेबर अबंडेंट है, तो इस वाले मेथड को वो एम्प्लॉय कर सकता है कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिटिसिज्म ऑफ द लुईस मॉडल। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर इज नॉट अनलिमिटेड इन ऑल द कंट्रीज। लुईस इग्नोर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर। हम जो विड्रॉ कर रहे हैं लेबर सब्सिस्टेंस सेक्टर से वो अनस्किल्ड है, तो उनको ट्रेनिंग देनी होगी अपने कैपिटल सेक्टर के अंदर काम करने के लिए। तो जो वहाँ पे जो कॉस्ट आएगी ट्रेनिंग की, उस कॉस्ट को लुईस ने इग्नोर किया है। मॉडल क्या अज्यूम करता है, देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज वेल इन द कैपिटल सेक्टर, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, इसमें भी कमी है, हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है एंटरप्रेन्योर्स की। बेसिकली इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट अ कैपिटलिस्ट विल ऑलवेज री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स। ये भी पॉसिबल नहीं कि हमेशा अपने प्रॉफिट्स को वो री इन्वेस्ट करेगा। अगर री इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वहीं पे हमारा ग्रोथ प्रोसेस एंड हो जाता है। तो ये भी क्रिटिसाइज, इस पॉइंट पे भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। एंड इन्फ्लेशन इज नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग। जैसा कि लुईस ने कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो फॉर एवर वो नहीं सर्वाइव करेगा, एक टाइम पे वो एंड पे आ जाएगा जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी सेविंग है जो हमारा इन्फ्लेटेड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी इक्वल हो जाती है। तो ये भी नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है कि इन्फ्लेशन है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग नहीं होती है। तो ये था हमारा लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।